वेलकम टू मानविका WCIS। हार और जीत तो जीवन में लगी रहती है, लेकिन विजेता तो वही होता है जो हारने के बाद भी अगली बार जीतने के लिए कोशिश करता रहता है। तो हार कभी नहीं माननी चाहिए और अगली बार जीतने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, और विजेता हमेशा उसको जीत मिलती ही मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि भारत के अगर हम रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, तो अगर हम उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है नदियों का, तो उस ओरिजिन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमें इसे दो उसमें बांटते हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की नदियाँ। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं, तो हम उसमें 3 प्रमुख नदियों को पढ़ते हैं। एक होता है इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। तो इनकी सहायक नदियों के बारे में भी जानते हैं और पूरा सिस्टम किस तरीके से बनता है, यानी कि सारे सहायक नदियों को मिलाकर। तो सबसे पहले हम आज इंडस शुरू करेंगे, फिर बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इंडस रिवर की बात करते हैं। तो इंडस रिवर क्या है? एक एंटीसीडेंट नदी है और ये सिंधु घाट का निर्माण करती है। अब एंटीसीडेंट को समझने के लिए हमें जो फोल्डेड माउंटेन वाला चैप्टर है वो पढ़ा था, वो समझ में आएगा। तो जैसे मान लिया पहले क्या था, अगर नदी है तो जब ये माउंटेन बनते हैं तो सेडिमेंट्स ऊपर उठना शुरू होते हैं। तो जो नदियाँ इस तरीके की नदियाँ होती हैं एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती, तो वो क्या होती है, ये सेडिमेंट्स को हटा के अपना रास्ता काटती हुई चली जाती हैं। तो उस रास्ते के अलावा इधर उधर तो पर्वत का निर्माण हो जाता है, लेकिन वहाँ पर गहरी खाई बन जाती है, यानी कि वो रास्ता उनका बना रहता है नदियों का, तो इधर उधर पर्वत हो जाते हैं, बीच में खाई बन जाती है। तो इस तरीके से इसे गार्ज कहते हैं। तो गार्ज क्या होता है? नैरो और गहरी घाटी। तो ये गार्ज का निर्माण करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एंटीसीडेंट रिवर होगी वो गार्ज का निर्माण करेगी। तो अभी हम सिंधु गार्ज पढ़ रहे हैं, बाद में हम सतलज को भी देखेंगे, सतलज का जो किस तरीके से उसने गार्ज बनाया है, ब्रह्मपुत्र को भी देखेंगे। तो ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी केवल इंडस गार्ज है, अब ये देखेंगे भी कहाँ पर बनता है। तो इसमें हमने जानते हैं कि इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है कुल। भारत में इसका ड्रेनेज एरिया कितना है? 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। अगर लंबाई की बात करेंगे इसकी तो 2,880 है, भारत में 1,114 किलोमीटर। अब इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये सब ना जान के अब हम इसको बाद में, थ्योरी को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको मैप में समझते हैं और हम ये भी देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको। सबसे पहले किन कंट्रीज से होकर जाती है, इसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आती है, कहाँ पर इसका वो है, ये तो अब ट्रिब्यूटरीज लेफ़्ट और राइट कौन सी हैं और कौन सी सिटीज़ इसके ऊपर है, डैम्स वगैरह कौन से हैं इसके ऊपर बने हुए, सब आज जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये हम केवल प्रोविंसेस के हिसाब से देखेंगे। तो हमें सबसे पहले होना चाहिए यहाँ तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद में यहाँ पर हमारा ये दिख रहा है, मैंने इस एरिया को पूरा यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर दिखाया है, ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, ये हमारा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, और इधर मैंने पाकिस्तान के एरिया दिखाए हैं। तो अब प्रोविंसेस में जाएंगे तो हम समझते हैं। तो यहाँ पर तो तिब्बत हो गया, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, और जब ये लद्दाख में एंटर करती है तो ये लद्दाख वाले क्षेत्र से होती हुई जाती है, जम्मू कश्मीर में नहीं जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद में गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरती है। अभी केवल मैं आपको प्रोविंसेस के बारे में बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। और इधर अगर हम देखेंगे तो ये खैबर पख्तूनवा है जो यहाँ पर दिखाया गया है, अभी दिखा दूंगा बड़ा करके। और उसके बाद में ये पंजाब वाला इसका प्रोविंस है पाकिस्तान का, उससे होकर जाती है। फिर इधर सिंध वाला क्षेत्र है, फिर उसके बाद में इधर अरेबियन सी में आकर ये डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। तो ये तो इसके प्रोविंसेस को हो गया। अब हम आप इसको क्लोज करके हम दिखा देते हैं। पहले पाकिस्तान को आप समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसको बड़ा करके दिखा दिया मैंने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा खैबर पख्तूनवा। तो ये खैबर पख्तूनवा है, तो ये वाला एरिया है, यानी कि पहले यहाँ से आएगी, ये खैबर पख्तूनवा में आएगी, फिर इधर पंजाब वाला ये वाला एरिया पंजाब में घुसेगी, फिर इधर सिंध वाले से आएगी, फिर अरेबियन सी में आ जाएगी। तो मतलब यहाँ के इन 3 प्रोविंसेस से होती है। बाकी हमारा इधर इंडिया का जो है, यानी कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इधर बाल्टिस्तान भी आता है, ये वाला हिस्सा, और इधर इंडिया के केवल लेह से आती है, मतलब लद्दाख वाला है। तो लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, इधर खैबर पख्तूनवा, फिर पंजाब प्रोविंस और सिंध। तो ये इस तरीके से इन प्रोविंसेस से होकर जाती है।
तो ये प्रोविंसेस हमें समझ में आ गए। अब हम देखते हैं इनको, क्या नाम है इनके, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर क्या किस तरीके से हो गया, जिसको मैंने डिटेल में दिखा दिया है कि अगर हम ये देखेंगे कौन से कंट्रीज से आ रहा है, तो हमें चाइना वाला क्षेत्र हो गया, ये इंडिया वाला क्षेत्र हो गया, पाक ऑक्यूपाइड वाला एरिया है, और ये हमारा क्या हो गया, पाकिस्तान वाला हो गया, पाकिस्तान देश, और इधर अफ़गानिस्तान से इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। तो अगर हम कहेंगे तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, चाइना में भी तिब्बत ऑक्यूपाइड वाला एरिया, तो ये इस तरीके से हो गया। अब हम देखते हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज को समझते हैं। अब ये सब हमने समझ लिया। अब सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं, ओरिजिन से हम फिर आगे बढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा। ओरिजिन की बात करते हैं तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा मानसरोवर लेक और बोखरचू, और यहाँ नीचे राकस ताल की हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मानसरोवर लेक और बोखरचू की बात करते हैं। तो ये हमने बताया था क्या था, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। तो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की बात हो गई है। तो यहाँ पर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में हमारा कैलाश पर्वत के बारे में सुना होगा। तो कैलाश पर्वत के पर ही है मानसरोवर लेक, और उसके मानसरोवर लेक के पास में है बोखरचू हिमनद ग्लेशियर, वहाँ से यहाँ से निकलती है। और उसके बाद में अब मैंने बताया था कि इसकी कुल लंबाई अगर इस तरीके से पूरे होते हुए जाएंगे और अरेबियन सी तक जाएंगे तो इसकी कुल लंबाई है 2880, और इंडिया में है 1114। सॉरी, इंडिया में कितना है, इसका है 1114। तो इंडिया का कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है इसका, इंडिया में देखिए, यहाँ से इंडिया में आपको दिखेगी ये वाला हिस्सा इंडिया का दिख रहा है। तो इंडिया में कितनी है 1114, और बाकी जो है कुल लंबाई आपने देख लीजिए। अब ज़रा इसको थोड़ा सा दोबारा वापस हम चलते हैं वहीं पर जहाँ से हमने शुरू करा था थ्योरी के हिसाब से। तो यही चीज़ बताई थी ना कि इसका जो पूरा अफवाह तंत्र है, मतलब ड्रेनेज एरिया है, वो क्या है 11,65,000, इंडिया में 3,21,289 वर्ग किलोमीटर, और कुल लंबाई 2880, और इंडिया में 1114। अब कहाँ से बताया था, कैलाश पर्वत में मानसरोवर लेक के पास बोखरचू हिमनद से इसका ओरिजिन हुआ था। और अब हम ये जानते हैं कि तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तिब्बत में इसको कहते हैं सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान का मतलब होता है शेरमुख वाली नदी, और या कहते हैं इसको सेंगेचू। सेंगेचू का मतलब लायन रिवर। तो ये दोनों नामों से वहाँ पर उसको जाना जाता है। अब ये कहाँ, कराची के पास में, सिंध पाकिस्तान, मैंने बताया था सिंध प्रोविंस में जाके अरेबियन सी में मिलती है, तो सिंध पाकिस्तान के पास अरब सागर में मिलती है। अब ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, वहाँ की राष्ट्रीय नदी भी है, और पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है उसको। और चिनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि हम आगे देखेंगे। अब यहीं पर आते हैं, किन कंट्रीज़ की बात की थी मैंने, कंट्रीज़ बताए थे मैंने, चाइना, तिब्बत वाला एरिया, इंडिया और पाकिस्तान, तीन में। ये ट्रांस बाउंड्री रिवर क्यों हो गई, एशिया और एशिया में मतलब 2-3 देशों में जा रही है, तो ट्रांस बाउंड्री हो गई। और ये ट्रांस हिमालयन रिवर है एशिया कॉन्टिनेंट की। तो इस तरीके से ये चीज़ जानकारी हो गई। सोर्स भी हमने देख लिया कहाँ से, अरेबियन सी में है। अब हम इनका ये ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में जानेंगे। अब ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में समझिए, वो दोबारा हम चलते हैं अपना वहीं मैप पर, और इन ट्रिब्यूटरीज़ को समझते हैं, और इसका पूरा रास्ता देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ती है ये। देखो, अब यहाँ से तिब्बत से चली, यहाँ पर आगे आई, आने के बाद में हम इसको बड़ा कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से देखिए, यहाँ से चलने के बाद में यहाँ आई, यहाँ से एंटर करती है, ये जगह पड़ती है डेमचोक। डेमचोक यहाँ पर जगह पड़ती है। डेमचोक के बाद में आगे आते हैं, ये ऐसे करके आगे आती है। फिर आगे आने के बाद में आपको यहाँ पर आगे आने के बाद में ये लेह में एंटर कर रही है। लद्दाख वाला क्षेत्र है, लद्दाख के लेह में है। और यहीं पर एक जगह पड़ेगी डुंगती, क्या पड़ेगी, डुंगती, लेह में डुंगती जगह पर पड़ेगा। और डुंगती कहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी लगभग, अरे यहाँ पर डुंगती पड़ेगी। डुंगती के पास में हल्का से मोड़ दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये मोड़ है। यहाँ पर क्या करेगी, साउथ वेस्ट की तरफ को हल्के से ऐसे टर्न लेती है। टर्न लेने के बाद में ये किसको काट रही है, यहाँ पर आपको मालूम होगा, मैंने पढ़ाया था। इस तरीके से काराकोरम रेंज थी, और उसके बाद में इसके नीचे लद्दाख रेंज थी। तो ये लद्दाख रेंज को काट के इधर की तरफ आती है, तो लद्दाख रेंज को यहाँ पे कट करती है। उसके बाद में ये फिर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ते हुए आगे आते हैं, तभी इसको एक ये
यहाँ से आपको जास्कर यानी कि हिमाचल और इसके जो लद्दाख के बॉर्डर से है, यहाँ से निकलती है एक जास्कर रिवर, और जास्कर रिवर आकर इसमें आकर मिलती है। तो जास्कर रिवर आकर मिली और इसके बाद में ये मिलने के बाद में आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद में कारगिल के पास में पहुंचती है। कारगिल वाला एरिया पड़ेगा। कारगिल में यहाँ पर एक सुरू रिवर आकर इससे मिलती है। फिर आगे आते हैं तो ये LOC को पार करती है। यहाँ पर क्या करेगी, ये LOC को पार करेगी। ये एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से, ऐसे करके ये जो है ये LOC है। तो ये LOC को पार करके आगे बढ़ेगी। फिर यहाँ पर आपको मालूम है ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र आता है, उसमें एंटर करती है। जब गिलगिट बाल्टिस्तान में एंटर करती है तो यहीं पर आकर आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये इधर से एक रिवर आ रही है इस तरीके से। ये क्या है, श्योक रिवर। तो श्योक रिवर दिख रही है आपको, ये श्योक रिवर यहाँ पर दिखेगी। और श्योक रिवर आएगी कहाँ से, ये यहाँ पर आपको इस जगह पर है सियाचिन ग्लेशियर, इसके आगे रेमो ग्लेशियर, जो मैं ग्लेशियर्स में पढ़ा चुका हूँ। तो रेमो ग्लेशियर यानी कि यहाँ पर इस तरीके से ये आएगी, और फिर ये जो श्योक रिवर है ये किसके, काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से बहती हुई आती है, और यहाँ पर आगे आके गिलगिट वाले क्षेत्र में आकर इंडस में मिल जा रही है। दिख रहा होगा आपको, इंडस में मिल रही है आके यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मिल गई। तो अब तक इसमें दो तो आपको दिख गई। ये इसकी अब राइट और लेफ़्ट कैसे पता करते हैं, अगर हम जिस तरफ को जा रहे हैं इधर को अपना मुंह खड़ा करके हो जाए तो हमारे इस तरफ को हो जाएगा राइट और इस तरफ को हो जाएगा लेफ़्ट। तो जो ऊपर की तरफ दिखेंगी इसके वो हमारे लिए होंगी राइट वाली, और इधर की तरफ से जो मिलेंगी आके वो लेफ़्ट वाली है। तो लेफ़्ट में हमने दो देख ली, एक जास्कर देख ली, एक शुरू देख ली, और इधर की तरफ से हमारी एक श्योक आ गई। अब श्योक की भी एक ट्रिब्यूटरी आपको दिख रही होगी। श्योक की ट्रिब्यूटरी आपको दिख रही है नुब्रा। नुब्रा रिवर कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन से निकल कर आती है और श्योक में मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे 4 रिवर पढ़ ली। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आते हैं, फिर हम यहाँ पर एक शिगार रिवर आकर मिलेगी गिलगिट में ही। अब इससे भी आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर हमें एक गिलगिट रिवर आकर गिलगिट क्षेत्र में गिलगिट रिवर मिलेगी, और गिलगिट की एक सहायक क्या है, हुंजा रिवर। तो यहाँ पर हमने राइट में आने वाली कौन सी देख ली, श्योक मिल गई, श्योक, शिगार मिल गई, गिलगिट मिल गई। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पर इस जगह पर गिलगिट वाले क्षेत्र में ही हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के पास में ही ये क्या करती है, इस तरीके से ये नीचे की तरफ, ये साउथ की तरफ में मुड़ती है, यानी कि एक सिंटेक्सियल बैंड बनाती है। यहीं पर कौन सा गार्ज बनाती है, जो हम बात कर रहे थे, इंडस गार्ज। इंडस गार्ज यानी कि ये एंटीसीडेंट रिवर है, तो ये गार्ज बनाती है। और इस तरीके से यहाँ से जब गार्ज बनाने के बाद में ये इधर से आती है, फिर ये पाकिस्तान में एंटर करती है। और जब पाकिस्तान में एंटर करती है तो ये हमने देखा था कौन सा क्षेत्र था, खैबर पख्तूनवा प्रांत था उनका। तो खैबर पख्तूनवा से ऐसे होती आती है, तो फिर ये मैदानी क्षेत्र में पाकिस्तान की आ जाती है, और ये इस तरीके से आगे बढ़ती हुई कहाँ पर, पंजाब प्रोविंस में आती है। खैबर पख्तूनवा से पंजाब प्रोविंस में आती है। पंजाब प्रोविंस के बाद में हम आगे बढ़ते जाते हैं, फिर हमारी ये पंजाब प्रोविंस से आगे आएगी सिंध प्रोविंस में। सिंध प्रोविंस से हमारी किस में, अरब सागर में आकर मिल जाती है। तो हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर तो हमने इंडिया वाले क्षेत्र में तो सब देख ली कौन कौन सी हमारी राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज थी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे लिए इसमें ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कौन कौन सी इनकी ट्रिब्यूटरीज पड़ेंगी। अब इसको समझते हैं। देखिए ये वाला एरिया पूरे तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले क्या दिखेगी, ये चीज़, एक काबुल रिवर दिख रही है। काबुल रिवर ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। यहाँ पर इसके ये वाली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री है, और इधर हिंदुकुश पर्वत है। तो हिंदुकुश पर्वत से ये काबुल रिवर निकल कर आ रही है, काबुल, और यहाँ पर आकर ये पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब प्रोविंस में आकर अटक के पास में आकर यहाँ पर मिलती है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, काबुल रिवर। काबुल की एक रिवर ट्रिब्यूटरी आपको दिख रही होगी, स्वात रिवर। तो ये स्वात रिवर है, स्वात वैली में से होकर बहती है, और ये खैबर पख्तूनख्वा वाले प्रांत में ही है, पाकिस्तान में ही निकलती है और पाकिस्तान में आके मिल जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान की है। तो ये हमारी कौन सी हो रही है, जब हम इधर से इधर को जाते जाते हैं तो हमारी ये क्या, राइट साइड में पड़ रही है, राइट ट्रिब्यूटरी है काबुल। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, राइट में ही हमें दूसरी ट्रिब्यूटरी दिखेगी। कौन सी दिखेगी, ये कुर्रम रिवर है। ये भी अफ़गानिस्तान से आ रही है और यहाँ पर आकर पंजाब प्रांत में आकर मिल जा रही है। फिर हम इधर ये देखते हैं, उससे भी आगे अफ़गानिस्तान से आने वाली है कि गोमल रिवर है। ये भी आकर हमारी पंजाब प्रोविंस में आकर मिल जाती है।
तो इस तरीके से। अब इसके नीचे एक झोब रिवर दिख रही होगी आपको। झोब रिवर इधर बलूचिस्तान क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहाँ से निकल कर आती है और खैबर पख्तूनवा वाले क्षेत्र में आकर गोमल में मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ ली, काबुल, स्वात, कुर्रम, गोमल और झोब के बारे में जान लिया। अब हम ये देखते हैं इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में। यहाँ पर आपको सोन रिवर दिख रही होगी। ये एक सोन और पढ़ेंगे, लेकिन ये SOAN सोन है। तो ये इंडस की है और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ रही है। अब यहीं पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मिठानकोट। मिठानकोट पे इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी पंजनद है, 5 नदियाँ हैं जो हम कहते हैं पंजाब प्रांत जिससे बना था, मतलब पंजाब का मैदान जो है, मैदानी क्षेत्र बना था, वो सब जानेंगे। तो इस तरीके से ये कौन सी नदियाँ हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए जो मेन इसकी ट्रिब्यूटरी है लेफ़्ट वाली, वो हम जानेंगे, जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। इस तरीके से ये यहाँ पे दिख रही होगी चिनाब रिवर, ये यहाँ से इस तरीके से आती हुई दिखेगी यहाँ पर। इनको डिटेल में जानेंगे, अभी तो केवल ट्रिब्यूटरीज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो देखिए, तो ये यहाँ पर आपको ये एरिया दिखेगा, हमें क्या हमारा दिखेगा, ये दिखेगा हिमाचल वाला क्षेत्र है, ये एरिया हिमाचल है। हिमाचल से आपको दिखेगा ये सबसे ऊपर तो दिख रही है, यहाँ पर आती है जो इसकी मैंने बताया, यहाँ मिठानकोट से इधर की तरफ आके ये इंडिया से आती है, मिठानकोट में आके मिली है चिनाब रिवर है। चिनाब रिवर चंद्रा और भागा के हिसाब से ये हिमाचल से निकली है और आके मिली है। और इस चिनाब की सहायक देखते हैं अब, चिनाब की सहायक है, ये ऊपर दिख रही होगी झेलम, ये चिनाब की सहायक है। तो ये कहाँ से है, जम्मू वाले क्षेत्र से निकली है और बेरीनाग झील से निकलकर इस तरीके से आती है और यहाँ पर आकर झांग जगह है पाकिस्तान में, ये झांग जगह है, यहाँ पर आकर मिलती है। तो ये अब चिनाब की दूसरी एक और ट्रिब्यूटरी दिखेगी आपको, ये क्या है, रावी रिवर। रावी रिवर भी कहाँ से आके दिख रही है, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, हिमाचल से हो रहा है। इस तरीके से पंजाब से होते हुए ये पाकिस्तान वाले पंजाब से होते हुए आगे आके पाकिस्तान में मिलती है, किसमें, चिनाब में। और आप देखिए चिनाब की एक ये दिख रही होगी हमें ग्रीन कलर में दिख रही है, ये क्या है, सतलज रिवर है। सतलज रिवर जो है यही यहाँ पर ये तिब्बत से निकल कर आई है, तिब्बत के राक्षसताल से निकल कर आई है और फिर हिमाचल में एंटर करती है, फिर ये पंजाब में एंटर करते ही ये पाकिस्तान वाले पंजाब में आती है और ये चिनाब में आके मिल जाती है। तो हमने देखी चिनाब की कौन कौन सी हो गई, एक झेलम हो गई, एक हमारी सतलुज हो गई। अब इसके बाद में एक और जो चिनाब की हमने देख रहे हैं, ये बीच में रेड कलर की ये भी कहाँ से निकल रही है, हिमाचल से निकल रही है। और ये कहाँ से निकलेगी, हमारा हिमाचल से निकलने के बाद में इस तरीके से आती है पाकिस्तान होती हुई, इस तरीके से ये भी आके चिनाब में मिल गई। तो चिनाब की झेलम, रावी और सतलज हो गई। अब ये ब्यास जो रिवर दिखेगी एक आपको, यहाँ पर ब्यास रिवर दिख रही है पर्पल कलर में। तो जो ब्यास रिवर है ये भी कहाँ से निकल रही है, हिमाचल से निकल रही है और इस तरीके से आके पंजाब में आते हुए और कहाँ पे, सतलज में आके हरिके बैराज में आके मिल जाएगी। ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो केवल आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो हमने देखा लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में जाते हैं हम इसकी। तो ये जास्कर पड़ी, सुरू पड़ी, इधर फिर सोन पड़ी, फिर इधर ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और ये ब्यास है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी होते हुए भी ये इंडस का ही उसमें रिवर सिस्टम में पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। और राइट में कौन सी थी, श्योक थी, श्योक की कौन सी थी, निब्रा, उसके बाद में सिगार, ऊपर गिलगिट की हुंजा और फिर इधर आगे काबुल की स्वात और ये कुर्रम, फिर गोमल की झोब। तो इस तरीके से हमारा ये सारा सिस्टम हो गया। हमने समझ लिया कि इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो गई। अब यही चीज़ें जो हैं यहाँ पर डिटेल में लिख रखी हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ का वो बनती है, जो मैंने डिटेल में समझा दिया। अब लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको मैंने अभी तो केवल आपको इस तरीके से बता दिया कहाँ से निकलती हैं, कहाँ नहीं। अब इनको डिटेल में जब पढ़ेंगे हम, चिनाब उनाब को सबको अलग से पढ़ेंगे कि अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके डैम्स पढ़ते हैं कि जो इंडस पे, केवल इंडस को समझ रहे हैं अभी, तो इंडस के डैम्स पे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला डैम दिखेगा, निम्बो वाजगो पावर प्रोजेक्ट है ये। तो यहाँ पर ये लेह में पड़ेगा, लेह में है ये आइची विलेज को इसी वजह से इसे आइची डैम भी बोलते हैं। तो ये हमें दिखा। फिर इसके बाद में ऊपर आते हैं गिलगिट वाले क्षेत्र में, हमें दिखेगा यहाँ पर बुंजी डैम, ये बुंजी डैम है। तो बुंजी डैम है, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर अस्तोर डिस्ट्रिक्ट है गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो वहाँ पर है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे दिख रहा होगा ये डैमर भाषा जो है डैमर डिस्ट्रिक्ट और इधर गिलगिट बाल्टिस्तान और इन दोनों के बॉर्डर पे दिखाया है मैंने ये चीज़। यहाँ पर ये पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा और हमारा गिलगिट का जो बॉर्डर है उस पर है। तो ये कहाँ पर भी आ जाता है,
तो मतलब डैमर डिस्ट्रिक्ट है मेन, वो किस में पड़ता है हमारा गिलगित बाल्टिस्तान में। आगे मैं और डिटेल में दिखा दूंगा आपको। अब दासू डैम है, ये कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है, किसका, खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर है। फिर तरवेला डैम है, तो ये स्वाबी डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर बनता है। तो इस पे हमारे कितने हो गए, निम्मो बाजगो पावर प्रोजेक्ट हो गया, बुंजी डैम हो गया, डैमरवासा हो गया, दासू हो गया, टरवला हो गया। ये 2 तो हमारे हो गए यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान में, 2 हो गए पाकिस्तान में और 1 हो गया इंडिया में। तो ये इस तरीके से हो गया। मैं इसको गिलगित बाल्टिस्तान को मैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कम कहता हूँ, बल्कि मैं यहाँ इसको गिलगित बाल्टिस्तान ही कहता हूँ, क्योंकि मैं इसे लद्दाख का क्षेत्र ही मानकर चलता हूँ। बाकी तो डिस्प्यूटेड एरिया बाद में समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक दिख रहा होगा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को मतलब ये अलग से ना बना के बहती हुई नदी पर ही प्रोजेक्ट बनता है इस पे। अब देखते हैं, जो मैंने सारे आपको अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात की थी, तो उनको सबको मैंने यहाँ दिखा दिया, समझ में आना चाहिए। ये आपको पूरा दिख रहा है कौन सा, खैबर पख्तूनख्वा वाला क्षेत्र, जो मैंने खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। अब उसमें मैंने आपको दिखाया था क्या कि कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, स्वाबी डिस्ट्रिक्ट जो डैम के समझाया था तब। ये स्वाबी डिस्ट्रिक्ट इधर है, स्वात रिवर वाला डिस्ट्रिक्ट है ऊपर, ये स्वात है, स्वात रिवर के लिए। अब हमने यहाँ पर हुंजा रिवर पढ़ी थी, तो हुंजा है। ये गिलगित रिवर पढ़ी तो गिलगित डिस्ट्रिक्ट है। सिगार रिवर पढ़ी थी तो सिगार डिस्ट्रिक्ट है। ये डैमर है नीचे यहाँ पर, ये डैमरवासा जो इसका है, मैंने बताया था ये किसका, कोहिस्तान और इसका बॉर्डर पे पड़ेगा। तब ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर हमने अस्तौर पे देखा था बुंजी डैम, और ये जो है स्कार्दू, और अभी इसको पढ़ेंगे आगे तब समझ में आएगा आपको क्या है। ये चीज़ें हो गई। अब जो दिखाया था मैंने, यहाँ पर जो काबुल रिवर मिल रही थी, अटक पंजाब में आके मिल रही, तो ये अटक है। ये झांग डिस्ट्रिक्ट पे मैंने बताया था कौन सी मिल रही थी, जो झेलम रिवर आकर मिल रही थी, तो वो यहाँ पर पंजाब वाले उसमें है प्रांत का। और ये राजनपुर है, ये कहाँ पर पड़ता है, मिठानकोट जहाँ पर है वो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बहावलपुर को भी आगे समझेंगे कि कहाँ पर पड़ेगा। तो इस तरीके से ये मैंने लोकेशन इसलिए दिखाई है। डेरा इस्माइल खां अभी जानेंगे, यहाँ पर दिख रहा है। अब ये जानते हैं सिटीज़ कौन कौन से पड़ रहे हैं इस पर। ये इनमें मैंने इनको इसीलिए दिखा दिया है इन पे, क्योंकि इनका राइट और लेफ्ट का कन्फ्यूज़न आपको रहेगा कि राइट बैंक पे कौन से पड़ रहा है, राइट उस पर पड़ रहा है। जैसे केवल रिवर पे ही डायरेक्ट दिखा दिया, इसको आप उसमें ना लें कि कमेंट के बेस पे। ये मैंने केवल जानकारी के हिसाब से यहाँ पर दिखा दिया है। ये सबसे पहले मैंने बताया था कि डेमचोक पड़ेगा, ये लद्दाख प्रोविंस में। फिर आगे आएंगे लेह पड़ेगा इसी पर स्थित। फिर इसके आगे आएंगे, जब इसमें एंटर करेंगे तब स्कार्दू पड़ेगा, और स्कार्दू के आगे बढ़ेंगे तो ये गिलगित रिवर पर गिलगित पड़ेगा। और इससे आगे आएंगे दासू कोहिस्तान में पड़ेगा। और डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा में पड़ेगा, जो नीचे की तरफ था बिल्कुल, ये थोड़ा ऊपर बन गया है। और इधर जो कारगिल दिखेगा, कारगिल सुरू नदी पर है, जो उसकी सहायक दिखाई थी मैंने, तो सुरू हो गया। अब इधर आते हैं और नीचे की तरफ ये 2 दिख रहे हैं हमको, हैदराबाद, और ये इधर आपको हैदराबाद दिखेगा और कराची दिखेगा। कराची जो है इसके इसका जो पोर्ट कहलाता है, ये अरेबियन सी में जब आके मिलती है और वहाँ पर वो अपना बनाती है डेल्टा, तो वहाँ पर कराची पोर्ट पड़ेगा। और इधर हैदराबाद जो है वो भी किस में दिखेगा, सिंध प्रोविंस में दिखेगा आपको। तो आपने ये देख लिया, लोकेशन के हिसाब से भी समझ लिया कौन कौन सी इसमें पड़ेंगे। स्कार्दू, डेरा इस्माइल खां, हैदराबाद, कराची वगैरह सिटीज़ पड़ गए इसके। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ये इंडस वैली ट्रीटी के बारे में। तो ये क्या है, जल समझौता है, जल के बंटवारे से संबंधित। ये 19 सितंबर 1960 को उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये 6 नदियां हैं, तो उनका जल के बंटवारे के बारे में हुआ था। तो तीन के हिसाब से बांट दिया था। 3 नदियाँ ब्यास, रावी और सतलज, यानी कि ईस्ट और वेस्ट बना दी थी के हिसाब से कर दिया था। वेस्ट में जो ऊपर से जैसे इंडस आएगी, फिर झेलम आएगी, फिर चिनाब आएगी, तो ये 3 को तो वेस्ट वाली रिवर बोला गया। फिर इसके नीचे की तरफ जो आई क्या, रावी आई, सतलज आई और ब्यास आई। तो ये जो हुई वो हो गई हमारी ईस्ट की नदियाँ। तो ईस्ट की नदियों पर तो इन तीनों पे तो भारत का नियंत्रण दे दिया। और इन पर जो था
इन पे कह दिया गया पाकिस्तान के लिए को इसमें बेनिफिट हुआ, क्योंकि इंडिया को केवल इसके 20% भाग पर ही केवल वो भी इरिगेशन और नॉन कंज्यूमेटिव यूजेज यानी कि परिवहन और बिजली वगैरह के उत्पादन के प्रयोग के लिए मौका दिया गया। तो जो मतलब बेस्ट वाली 3 नदियां हैं, बड़ी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम, उसके पानी का, जिससे क्या होता है कि ये मैंने बताया था कि ये पाकिस्तान के लिए क्या है, जीवन रेखा का काम करती है। तो कि वहाँ के मैदानी क्षेत्रों के लिए अगर हम इसके पानी पे बांध वगैरह बना लेंगे इन बड़ी नदियों के तो उससे क्या घाटा होगा, वहाँ पर सूखा पड़ने का, और या फिर ज़्यादा फ्लो कर देंगे तो उससे बाढ़ आने का खतरा रहता है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों का जीवन प्रभावित होता है। तो इस वजह से समझौता हुआ था कि यहाँ पे केवल जो बनाया जा सकते हैं तो रन ऑफ द रिवर वाला प्रोजेक्ट ही बनाया जा सकते हैं कि हम उसके बहाव को रोकें नहीं, बल्कि उस बहाव का ही इस्तेमाल करते हुए अपने इलेक्ट्रिक जो भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं या फिर उसका परिवहन में यूज़ कर सकते हैं। तो केवल उसके बहते हुए जल में हम बाधाएं न डालें, इसीलिए कहा गया अनइंटरप्टेड फ्लो के साथ में। तो बाकी जो 3 नदियाँ नीचे हैं उनमें हम अपने डैम्स वगैरह बना सकते हैं, तो उस पर हमारा नियंत्रण है। तो ये चीज़ का समझौता हुआ था। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आगे जो हैं, आगे जब पढ़ेंगे, एक चीज़ और जान लीजिए कि ऋग्वेद में इनके जो प्राचीन नाम है, झेलम का नाम है बितस्ता, चेनाब को अस्कनी के नाम से जानते हैं, रावी को परुष्णी, और ब्यास को बिपाशा, काबुल को कुभा के नाम से जानते हैं। तो ये ऋग्वेद के इसमें प्राचीन नाम हो गए। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे, ये जो दोआब हैं, ये दोआब हम तब पढ़ेंगे जब हम इन सारी नदियों को समझ लेंगे। अब किसको, चिनाब, रावी, ब्यास वगैरह को सबको समझ लेंगे, हम इनको डिटेल में समझेंगे किस तरीके से इनके भी डैम और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं उनको इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने आज इंडस को पढ़ा था। मेरी समझ से आज इंडस को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हमने कहा आगे झेलम, चिनाब, रावी और सतलज को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हमने देख ली है कि कौन सी सिटीज़ इस पर स्थित है, ये सारे हमने इनकी लोकेशन एक्चुअल में समझ ली कौन कौन सी है, और ये डैम्स कौन कौन से हैं इस पर ये भी आज आपको जानकारी मिली होगी। बाकी ये जो ये सारे रिवर सिस्टम हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो इनका पंजनद है इनको ये अगले वाले लेक्चर में होगा। बाकी ये राइट वाली और ये सब जो थी इंडस से रिलेटेड वैसी थी, जो तो सब हमने पढ़ी ली। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर, इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वो झेलम, रावी, चिनाब और सतलुज से संबंधित रहेगा, और इसी तरीके से पढ़ेंगे। मुझे लगता है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे मैं और अच्छे लेक्चर्स बनाता रहूँ आपके लिए। बाकी मेरी भी कोशिश यही है, मैं भी आप ही की तरह सीख रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम सब मिलकर इसे और अच्छा बनाएंगे। धन्यवाद।